ओके, जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, टिल नाउ इन रिलेटिविटी वी हैव गॉन थ्रू सो मेनी न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स. द कॉन्सेप्ट्स लाइक द मास, वेलोसिटी एंड that length and the time, they were absolute in classical physics, but they are not absolute in relativistic mechanics. That means even they can change with velocity. And what should be the value of this velocity? It should be comparable to the velocity of light. तो हम धीरे एक स्टेप वाइज स्टेप हमने इन प्रॉब्लम्स को करना स्टार्ट किया. सबसे पहले माइकलसन मोर्ले का एक बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट आया था. उस एक्सपेरिमेंट के कुछ कंक्लूजन्स निकले, है ना. उन कंक्लूजन्स के बेस पे ये पता लगा कि जो लाइट की स्पीड है वो कांस्टेंट है. और दूसरा, जो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते हैं फॉर नॉर्मल वेलोसिटीज, इट इज नॉट applicable at higher velocities. Higher means comparable to the velocity of light. And then there was two postulates that was given by Einstein in, that was postulate of, पहला postulate क्या था बच्चों, क्या लॉ था? ऑफ फिजिक्स इज इक्विवेलेंस ऑफ। सारे हाँ, लॉज एक सेम रहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस. द यस all सर। laws of physics are same in all inertial frames. किन में? इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम। फ्रेम्स में जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो उनकी फॉर्म सेम रहती है. ये नॉन इनर्शियल मत लिख देना, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन से फ्रेम्स हैं. खाली ये लिख के नहीं, अगर तूने लिख दिया कि द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल फ्रेम्स तो गलत हो गया. आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा इनर्शियल फ्रेम्स. ठीक हो गया. सेकंड पॉस्टुलेट क्या था? Light of speed लॉ is ऑफ कॉन्स्टेंटिसिटी ऑफ constant. वेलोसिटी ऑफ लाइट। हाँ, constancy of speed of light. That means the light speed of light is constant and it does not depends upon whether observer is moving or frame is moving or source is moving. It is independent. Okay. Then we have the Lorentz transformation equation. The Lorentz transformation equation was derived by Lorentz by using the two basic postulates of special theory of relativity, and he derived the four equation which was called Lorentz transformation equation. और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती थी बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस सर जो दो पॉइंट्स के बीच में रिलेशन बताती थी। जो दो पॉइंट्स यानी टू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के रिलेशन को क्या करती है? स्पेसिफाई करती है. दैट कोरिलेट्स द relation between two coordinates, that is what we call transformation equation. इक्वेशन। और हमने यहाँ पर जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी थी, तो तुम्हें याद है किसी को क्या थी वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन? याद है किसी को? पहली इक्वेशन क्या थी? एक्स डैश इक्वल्स टू एफ डैश इज इक्वल एक्स टू माइनस वी टी एक्स अपॉन में वन माइनस वी अंडर टी रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। वी टी अपॉन वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर सी. अपॉन सी स्क्वायर। क्योंकि हम एक्स एक्सेस के अलॉन्ग बात कर रहे हैं तो वाई डैश इक्वल्स टू वाई एंड जेड डैश इक्वल्स टू जेड. और टी डैश इक्वल्स टू क्या था? टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। टी माइनस एक्स पी ओवर सी स्क्वायर अपॉन square root of 1 minus v square over c square. Okay. Now from Lorentz transformation onward, we have to remember these equations. These are the base equation in relativistic mechanics. If we do not remember these equations, then it is not possible to solve further problems like Lorentz length contraction, time dilation और mass variation. तो इसके बाद हमने कहाँ हम पहुंचे? हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का पहला एप्लीकेशन देखा किसमें? आपका रिलेटिविटी में. तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या था? दैट मींस द लेंथ was appear to be contracted by a factor square root of 1 minus v square over c square. अब जो फॉर्मूला था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या था? L नॉट इक्वल्स टू एल अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। L upon square root of 1 minus v square over c square. और we say it L equals to L not 1 upon नहीं इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर इनटू सी स्क्वायर. अब गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे? ये जो टर्म है एल नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, जब न्यूमेरिकल करते हैं ना, बहुत बहुत ही कॉमन है. ये मैं तुम्हें कितनी बार बता दूं, अधिकतर ये स्टूडेंट ये प्रॉब्लम ये करते हैं. वो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करके आते हैं तो क्या लिखते हैं? एल नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. और ये करते ही तुम्हारा क्या हो गया? गलत. ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल गलत है. हमें याद रखना है एल की वैल्यू क्या होती है? एल नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. ठीक हो गया.
सही है। फिर जी हमने सर। देखा कि टाइम डायलेशन, ये तो एक अपेरेंट इफेक्ट था, दैट मीन्स हमें ऐसा फील होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात गई टाइम डायलेशन की, तो हमने देखा था जो टाइम इंटरवल है दैट becomes or it will increase by a factor, that is t equals to क्या था, t नॉट अपॉन, ठीक है। टी नॉट अब अपॉन कुछ लोग वन टी बाई। नॉट अपॉन की जगह टी नॉट इनटू कर देते हैं, तो यहाँ गड़बड़ नहीं करनी, तुम्हें बिल्कुल दिमाग में रखना है कि जब एल नॉट के साथ है तो लेंथ डिक्रीज होती है, और ये फैक्टर 1 से कम होता है तो ये मल्टीप्लाई में आना है, और टाइम डायलेशन के केस में ये फैक्टर हमेशा कहाँ आना है, डिनोमिनेटर में। और सेम हमारे लिए था, जो हमने इसके बाद फिर क्या देखा था, म्यू मैसॉन का एक्सपेरिमेंट, जो ये बताता था दैट टाइम डायलेशन इज अ रियल इफेक्ट। इट वाज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ टाइम डायलेशन, द थ्योरी which was looking like a hypothesis type of theory, but it was actually applicable when we have seen the example of mu mesons. Okay, then uh, we have studied the concept of simultaneity, that was the two events which are simultaneous in one frame are not simultaneous in another frame. In classical physics simultaneous इवेंट्स का मतलब है कोई भी ऑब्जर्वर हो, उनके लिए हमेशा आपके जो इवेंट्स हैं वो क्या होंगे, साइमल्टेनियस होंगे। उसके बाद हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा था, वो था रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। तो रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज का फॉर्मूला याद है बच्चों तुम्हें? जी सर। क्या था बताओ? U is equals to U dash plus V upon 1 plus U dash V upon C square. गुड, u इक्वल्स टू यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। यानी जिस बच्चे ने इसकी प्रैक्टिस करी होगी, घर जाके देखा होगा, याद हो गया उसे, ठीक है। और बाकी को भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जब प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर तुम्हें इन्हें रटने की जरूरत है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है। क्योंकि जब तुम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का करोगे, टाइम डायलेशन करोगे, है ना, रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, इसके बाद फिर मास वेरिएशन, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें ये इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, याद। तो इसलिए इन इक्वेशंस को रटने की कोशिश मत करना, प्रैक्टिस करो, ये अपने आप तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे, तुम्हें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो गया। इसके बाद हम आए थे बहुत लेंदी डेरिवेशन में, जिसको हमने क्या बोला था, ये था आपका डेरिवेशन मास वेरिएशन फॉर्मूला। और काफी मैंने कहा था इस पे जब तुम लोग करोगे तो ध्यान लगा के प्रैक्टिस 3 या 4 बार तुम्हें एटलीस्ट करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें पता लगेगा कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। उसके बाद अगर तुम्हारी प्रैक्टिस सही हो गई तो डेरिवेशन तुम कर लोगे। तो जब ये सेशनल में आएगा या एग्जाम में आएगा, जब तुम वहां करने बैठोगे, तुम्हें उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आराम से कर ले जाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं इसमें अटकोगे। तो इसलिए प्रैक्टिस अच्छी करनी है। जिसने लेक्चर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे। वैसे सर मंडे में सर कहाँ तक आएगा ये सर? मंडे में जहाँ तक पढ़ा लेंगे हम, ठीक है। लेक्चर 7 तक सर? पूरा लेक्चर 7 क्यों, अभी तो आगे न्यूमेरिकल्स भी तो हैं, अभी तो हमने इसका न्यूमेरिकल पार्ट छुआ ही नहीं है। और फिर सर एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे। हाँ, वो तो खैर डाउट क्लास रहेगी तुम लोग की, है ना। अभी इसमें आज यस सर, वो तो डाउट जहाँ, रहेगा। हाँ जहाँ तक हो जाएगा उधर तक हम इसमें देखेंगे, ठीक। ओके, तो अब हम सबसे जो हमारा अवेटेड डेरिवेशन था, अब हम उस तक पहुंच चुके हैं। अब रिलेटिविटी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो पड़ा, कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, कई लोग ये मानते थे कि ये बहुत जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या ये डेली लाइफ में एप्लीकेबल हैं, क्या एक्चुअल में ऐसा चीज पॉसिबल है जो हम कह रहे हैं कि टाइम आपका स्लो हो जाए। और क्योंकि म्यू मैसॉन में तो हमने देख लिया, लेकिन क्या कहीं हम प्रैक्टिकली इस चीज को यूज कर सकते हैं? तो 1905 में आइंस्टाइन ने, ठीक है, जो स्पेस आपके पोस्टुलेट्स दिए थे, और उसने क्या करा था, एक फॉर्मूला डेराइव करा, ठीक, जो आगे जाके सबसे फेमस इक्वेशन बन गई फिजिक्स में। और हम ये कहें कि पूरे के पूरे इन ह्यूमन हिस्ट्री दिस दिस इज द मोस्ट फेमस इक्वेशन, दैट E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। फिजिक्स की पहचान इससे है, साइंस की पहचान इस इक्वेशन से है, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। क्या बताती है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, किसी को पता है इसके बारे में? एनीवन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर? सर जो मास में जो वेरिएशन होता है, जो चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी, मतलब उसके ही वजह से एनर्जी निकलती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। कि और मास कोई? एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में, ये बात। ठीक हो गया। और चलो, सही बोला।
है ना, जो एग्जैक्टली हम कहें कि जो मास और एनर्जी है वो क्या है, एक दूसरे की ही फॉर्म है। ठीक है, यानी एनर्जी की बाउंडेड फॉर्म क्या है, मास है। ठीक है, और जब मास आपका क्या होगा, पूरा का पूरा स्पेस में स्कैटर होगा, दैट मीन्स उसे नई फॉर्म में आ जाएगा, वो क्या होती है, एनर्जी। यानी एनर्जी और मास को हम क्या कर सकते हैं, आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए तो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड क्या आया था, एनर्जी, है ना। यानी अगर मास गया तो मास हम कहें कि खत्म हो गया, मास एक्चुअल में खत्म नहीं होता, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। और एनर्जी भी इस तरीके से कन्वर्ट खत्म नहीं होती, क्योंकि एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मास में। तो ये दोनों ही क्वांटिटीज इंटर कन्वर्टेबल हैं। कल जो म्यू मेसॉन का हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें क्या था, बताओ। कॉस्मिक रेस थी ना, कॉस्मिक यस रेस सर। जब एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही थी तो उसके क्या बाद हो में रहा था, थोड़ी देर बाद में क्या था, पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रही थी सर। म्यू मेसॉन। पार्टिकल में। यानी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी, इलेक्ट्रॉन्स में जाता पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स में में। बन जाता फिर ये बन जाते हैं इस तरीके से, जैसे गामा रेडिएशन है या कॉस्मिक रेडिएशन है, ये पहले म्यू मेसॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पॉजिट्रॉन और क्या बन जाता है, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। तो इस तरीके से यहाँ हम देख सकते हैं, दो आपका मास है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, मास में। और इसी तरीके से जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब दोबारा आपस में मिलेंगे तो हमेशा, अगर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलते हैं तो वो एनिहिलेट कर देते हैं एक दूसरे को, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी में। इसलिए हमेशा याद रखना, हमेशा हर पार्टिकल का क्या होता है, एक एंटी पार्टिकल। इसलिए अगर तुम्हें कभी कोई दिखाई दे अपने जैसा, बिल्कुल तुम्हारे जैसे फीचर हो, तुम्हारे जैसा दिखता हो, तो उससे हाथ मिलाने से बचना चाहिए। क्यों, क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओगे, दोनों के दोनों गायब, है हो जाएगी। है ना। जैसे बता रहा हूँ तुम्हें मजाक के तौर पे, लेकिन एक्चुअल में जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल होते हैं उनमें चार्ज का बिल्कुल क्या होता है, उनमें चार्ज अपोजिट होता है। इसलिए जब भी वो मिलते हैं हमेशा क्या होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। और इसी तरीके से तुमने बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, है ना, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी थी। यस सर। यस क्या सर, होती पढ़ी है थी। बाइंडिंग एनर्जी, सर वो एनर्जी कोई भी टोटल पार्टिकल एनर्जी पूरी तरह से वो। खत्म हो, इस एनर्जी जब तक। जब रिलीज होती है ना, जब आपका क्या बनता है, कोई एटम या मॉलिक्यूल बनता है, तो क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है, जो मास आपका लॉस हो जाता है ना, वो मास का जो लॉस होता है वही किसमें है, बाइंडिंग एनर्जी में। तो इस तरीके से जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस है, वहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी क्या आपका इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज निकाली जाती है। तो अगर इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम अगर एनर्जी को कन्वर्ट करें, तो 1 ग्राम मटेरियल भी इतनी एनर्जी कन्वर्ट कर सकता है कि पूरा मेरठ की इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी की नीड्स 1 1 साल तक पूरी हो सके। समझ रहे हो। तो इसलिए जो ये है, इट्स इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि अगर मैं 1 की बात करूं, 1 ग्राम है ना, सपोज मैं कह रहा हूँ कि 1 ग्राम को मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इक्वल्स टू 1 ग्राम मीन्स 1 × 10⁻⁻10 kg, है ना, 10⁻³ kg इंटू सी स्क्वायर, सी कितना है, 3 × 10⁻8 इंटू 3 × 10⁻8 कितना हो गया है, 9 × 10⁻13 होगा ना। यस सर। इतने जूल एनर्जी निकलती है भाई। सर एग्जाम हमें में सर इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह नहीं दिया रहता ना। कई बार नहीं देता बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, चार्ज, ये ऐसी चीजें बेसिक है ना, जैसे प्लैंक कांस्टेंट, है बहुत बेसिक चीजें हैं, बेसिक कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। वैसे तो देना चाहिए लेकिन नहीं देता कई बार। अब सर ठीक है, मैंने क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास में एम ही लिख दिया था एग्जाम में, आंसर में भी एम ही आ रहा था। हाँ, तो ये तो ध्यान रखना है। इसलिए क्या होता है, तुम्हें इनके मासेस, ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं 11th से 12th से, और इतनी बार हम यूज कर चुके हैं, तो ये बेसिक जो कांस्टेंट्स हैं ये याद होने बहुत जरूरी है। अब जी है 9.8, वो याद होना चाहिए। 9th या 10th तक ये माने कि चलो बच्चे को नहीं पता, अगर 11th 12th में जाके भी उसे जी की वैल्यू 9.8 नहीं पता, फिर क्या होगा, नंबर कटेंगे। ऐसे ही है, तुम लोग ये चीजें 12th में बहुत डिटेल में पढ़ के आए हो,
तुम्हें एक्सपेक्ट होता है कि तुम्हें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, बेसिक प्रॉपर आपके कांस्टेंट्स हैं, याद होने बहुत जरूरी है। हाँ, टिपिकल से कांस्टेंट हैं, जैसे परमिटिविटी है, परमेबिलिटी है ना, जो प्रैक्टिस करते हो ना वो भी याद रहता है। वो याद नहीं है तो चलेगा, वो कहीं ना कहीं वो देगा उन्हें क्वेश्चन में। लेकिन जब बात होती है मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उनका चार्ज, ये बहुत बेसिक है, इन्हें याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों, अभी तक हमने ये चीज देखी जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं, मैंने एक बार क्विकली तुम्हें बताया किस तरीके से स्टेप वाइज स्टेप रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हमने पढ़ी और क्या क्या नए नए हमारे पास थ्योरीज डेवलप होते चले गए। अब हम आ रहे हैं E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर की तरफ। अब देखो यहाँ पर क्लियरली इसने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास। दिस इज कॉल्ड मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड गिवन बाय E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है। अब ये कैसे हम लेकर आएंगे, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है मास वेरिएशन फॉर्मूला की। ठीक है, मास वेरिएशन फॉर्मूले की हमें रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो ये हमें याद होना बहुत जरूरी है। देखो, इसीलिए इसका डेरिवेशन इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर क्यों नहीं पढ़ाया गया 11th-12th में, इसीलिए नहीं पढ़ाया गया क्योंकि वहां आपने रिलेटिविटी को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा। और रिलेटिव इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करने के लिए हमें एटलीस्ट इस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। आसान है, मास वेरिएशन का फॉर्मूला जिसने डेराइव कर लिया इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, उसके लिए उस काफी आसान है उसके रिस्पेक्ट में। देखो कैसे अब इसे करेंगे। अब सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हम एक जनरल फिजिक्स में क्या करते हैं, एक पार्टिकल लेते हैं और उस पार्टिकल में एक फोर्स लगाते हैं, यही होता है ना यस सर। जनरल थ्योरी जो है। हमने कहा एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे एक फोर्स F अप्लाई किया गया, यानी हमने क्या करा, इस पर वर्क करा। तो जब फोर्स इस पे अप्लाई करा तो इसकी पोजीशन में कुछ चेंज आया होगा, इसने मोमेंटम गेन किया होगा, है ना। यस तो सर। हमें पता है बेसिक डेफिनेशन न्यूटन सेकंड लॉ से, जो फोर्स है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन चेंज ऑफ मोमेंटम। आसान है। मोमेंटम। F इक्वल्स टू डी पी ओवर क्या आ गया, डी टी। तो P की जगह एम वी रख दिया। अब मुझे बताओ M और V में से वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है। M और V, इनमें वेरिएबल और कौन एम है, कांस्टेंट होगा इसमें। मास M कांस्टेंट। और सर दोनों ही दोनों सर ही दोनों ही वेरिएबल। और वेलोसिटी वेरिएबल चेंज होगी। दोनों वेरिएबल क्यों हुए, बिना पढ़े बताओ मुझे, इसमें तो लिखा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि मास हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो है M और V, मैंने पूछा दोनों कांस्टेंट है या इनमें से एक कांस्टेंट है, तुमने कुछ ने बोला दोनों कांस्टेंट है, कुछ ने बोला एक कांस्टेंट है, कुछ ने बोला दोनों वेरिएबल है। ठीक है। अब जो कह रहे हैं दोनों वेरिएबल है, सही है। क्यों वेरिएबल है, सर वी तो बदलता ही रहेगा क्योंकि हम जो भी मतलब अलग अलग उससे लगाएंगे वेलोसिटी से। और हाँ एम है क्योंकि हम यहाँ पे रिलेटिविटी में हमने पढ़ लिया कि एम जो है वेरिएशन। सर हाँ, और कोई बताओ मुझे। M चेंज हो रहा है तो V भी आपका, मतलब V चेंज हो रहा है M भी चेंज होगा। ऐसा क्यों होगा, देखो ये फॉर्मूला है ना मास वेरिएशन का। हमने कहा जैसे जैसे मास आपका चेंज होगा, इधर देखो इस फॉर्मूले से, मतलब मास किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, एक्चुअल में V के अकॉर्डिंग, यही तो चीज है। मगर बोलो कि V कितना 0.8 तो M की वैल्यू अलग आई, एक वैल्यू में मिलेगी। V मैंने बोला 0.6 है तो इसकी वैल्यू में कुछ मिलेगी। इसका मतलब M is varying with V. If V is variable, then M is variable. And obviously, when we are talking about relativity, if the velocity of particle is changing, that indicates the mass will also vary. तो समझ में आया क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे M की वैल्यू भी बढ़ते चले जाएगी। यही तो हमने देखा था, यही चीज तो बोली कि वेलोसिटी के साथ मास भी वेरी करता है, और जैसे जैसे मास बढ़ेगा आपका वेलोसिटी बढ़ेगी, बॉडी का मास भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर डायरेक्टली M प्रोपोर्शनल होता है इसके। है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके। हाँ, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि V जब चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, M भी हमारा चेंज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते, है ना, लेकिन ये इस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, क्योंकि ओवरऑल इस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ना। इस फैक्टर पे जब ये डिपेंड करेगा तो V के साथ वेरी होने पे M भी वेरी होगा। ठीक है। अब इसका मतलब M और V क्या होगा, हमारे पास वेरिएबल होगा। तो हमें पता है जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में होते हैं, तो हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस में।
that first into differential of second, second into differentiation of first, हो गया m dv over dt plus v dm over dt। किसी को इसमें डाउट है यहाँ तक? नो नो सर। सर। No, sir. अब हमने कहा कि जो पार्टिकल है जिसमें हमने फोर्स लगाया था उसमें डिस्प्लेसमेंट ds हुआ, ठीक है, और हमने फोर्स कितना लगाया था F, तो वर्क कितना किया होगा हमने, वर्क डन कितना हुआ? एफ इंटू डी एस। यस। F इंटू डी एस, क्योंकि हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करी है तो इसलिए स्मॉल वर्क डन होगा dw F डॉट डी एस। और जो ये स्मॉल वर्क है dw यही किस में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में। Energy. कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक। क्योंकि हम अभी ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हैं जहां पर कोई और अदर फोर्स नहीं है, केवल एक फोर्स F वर्क कर रहा है किस पार्टिकल के ऊपर, यानी पार्टिकल इस फोर्स F के थ्रू, देखो if force F displaces the particle through distance ds then the work done is stored by the particle as its kinetic energy। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी। तो F डॉट क्या हो गया ds, तो F कितना है m dv over dt plus v dm by dt into ds, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा, ds को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ds को क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो पहली इक्वेशन में क्या बनेगा m dv इंटू डी एस ओवर डी टी, मैंने टी को कहाँ लेके चला गया भाई, टी टी के अंदर, डी एस के नीचे ले आया मैं डी टी को, ठीक हो गया, प्लस वी डी एम ऐसे ही रखा, यहां भी मैंने क्या बना दिया डी एस ओवर डी टी। ऐसा मैंने क्यों किया होगा, डी एस ओवर डी टी क्यों करा, वेलोसिटी। डी एस ओवर डी टी एक्चुअल होता क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी, क्योंकि फॉर्मूला हमें क्या दे रहा है वेलोसिटी। तो ds ओवर dt जो मुझे मिला यहाँ पर, ये देखो इस इक्वेशन में, इसको अब मैं क्या लिख दूंगा v, समझ में आ रहा है, लिख Yes, सकता sir. हूँ v, जी। ds है इन टाइम t, तो वेलोसिटी कितनी रहेगी ds ओवर dt, तो m v dv प्लस v स्क्वायर dm, ये बना हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। किसी को यहाँ तक डाउट है तो मेरे से पूछो। हमने कुछ नहीं करा, पहले हमने फोर्स की डेफिनेशन से फोर्स निकाला, किसके रिस्पेक्ट में, m और v के रिस्पेक्ट में करा, ठीक है। और इस बार प्रॉब्लम हमारे पास ये अराइज हुई कि दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन हमें कैलकुलस पता है तो हमारे लिए बड़ा आसान था डी ओवर डी टी एम वी को की वैल्यू निकालना, तो हमने वो फॉर्मूला लगा के एम डी वी ओवर डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी किसकी वैल्यू रख दी, फोर्स की। और हमने कहा जब ये फोर्स हम लगा रहे हैं तो पार्टिकल में जो ये फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आया डी एस, तो ये क्या हुआ, एक वर्क डन हुआ, और सिंस पार्टिकल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, फ्री पार्टिकल है, तो जितना भी वर्क हमने किया वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो ds ओवर dt हमने एक साथ रख के v में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास बना d के इक्वल्स टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। अब इस इक्वेशन को हमने सजा के रख देना है, सजा के रख देना है मतलब क्या है, बाद में काम आएंगे। करेंगे। ये बाद में यूज होने वाली है, ठीक है। मैं कई बार बोलता हूँ कि हमने सजा के रख दी, इसका मतलब यह है कि बाद में यूज होगी, अभी फिलहाल इसे यहीं पर हमने रोक देना है, ठीक हो गया। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट मास वेरिएशन वाले फॉर्मूले में, ये है m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, इसको v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों एक काम करो, तुम लोग कॉपी सबके पास होगी, m इक्वल्स टू है एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करो v के रिस्पेक्ट में, dm ओवर dv, और मुझे बताओ क्या वैल्यू आने वाली है dm की, dm ओवर dv होल इधर अब m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। एक बार तुम लोग इसे करो और मुझे बता आई है, यानी हमने किसका डिफरेंशिएशन करना है, राइट हैंड साइड का, किसका करना है, राइट हैंड साइड। एक बार करो सब लोग, कॉपी पेन सबके पास होगी, तो एक बार मुझे बताओ क्या ये वैल्यू आने वाली है डीएम ओवर डीवी की, सर अभी क्या आया, माइनस अभी बाकी को भी करने दो, एक बार बाकी को भी करने दो, फिर आ गई। चलो बता बेटे क्या आया डीएम ओवर डीवी,
मैं बताऊं? फाइनल कौन बताएगा? और मैं विक्रांत। हाँ विक्रांत, चल विक्रांत बता चल। सर इसमें हमने पहले m0 इंटू -1/2 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस v² / c² की पावर -3/2 ठीक हो गया। इंटू माइनस हाँ 2v/c² इंटू dv इंटू -2v/c² इंटू डीबी। इंटू डीवी। ये डीएम की वैल्यू आएगी, ठीक है। डीवी यहाँ से अभी फिलहाल नहीं आएगा क्योंकि डीएम/डीवी की वैल्यू हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों यही होगा भाई, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे किस तरीके से ये होना है, क्योंकि राइट हैंड साइड देखें तो वेरिएबल वाली टर्म केवल कौन सी है, जो स्क्वायर रूट में है, -v² ये है ना, यस सर। √1 - v² / c²। अब इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, हमेशा इस तरह 1/x की या 1/x³ 1/x⁵ की अगर रहती है तो हमें उसे कहाँ लेके जाते हैं, 1/x⁴ है तो हम क्या करते हैं x इंटू यानी x⁻⁻⁴, फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ भी हमने यही करा। तो 1 - v²/c² को क्या लिखा होगा, m = m0 1 - v²/c² की पावर हाफ। जिसको नहीं आता बहुत ध्यान से समझ लेना, वैसे बहुत आसान डिफ्रेंशिएशन है, आना चाहिए तुम लोग को 1/2 माइनस के साथ। बस अब काम हो गया भाई। वेरिएबल है, इसकी पावर हाफ है तो माइनस पावर होती है, कोई भी पावर हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, वो पावर कहाँ जाती है पहले, आगे -1/2। उसके बाद फिर इस पूरी टर्म का डिफरेंशियल होगा, ये कितना हो गया 1 - v²/c², दैट इज -3/2। इसके बाद जो अंदर आपका v वाली टर्म है इसका होगा, दैट इज -2v/c²। ठीक हो गया बच्चों? यस सर। कोई ऐसा जिससे ये चीज नहीं समझ में आई दोबारा बता दूंगा मैं, लेकिन ये आना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। बहुत आसान डिफरेंशिएशन है। ठीक हो गया? तो इसके बाद अब देखो कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रही है क्या, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस इधर है -v और इधर -1, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस। तो फाइनल ओवरऑल जो हमारे पास आ जाने वाला है, देखो इधर ये -½ है, इस -½ से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर माइनस का साइन बचा, इधर प्लस माइनस का, तो ओवरऑल प्लस। तो ऊपर की टर्म क्या बची, m0 इंटू v इंटू dv। dv कहाँ से आया, जो यहाँ dm/dv था हम उसको कहाँ लेके चले गए, राइट हैंड साइड में। तो dm/dv की, तो हम यहाँ पर dv हमारा इधर मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये पावर -3/2 था तो इसे हमने कहाँ ले आए, डिनोमिनेटर में, 1 - v²/c², 3/2। समझ में आया? हाँ बच्चों देखो, सिंपल मैथमेटिक्स यूज हो रही है। फिजिक्स तो केवल जब हम फॉर्मूला लगाया F.ds और dw और F = dp/dt, वो फिजिक्स थी। इसके आगे अभी क्या चल रही है, मैथमेटिक्स। इसलिए बिना मैथमेटिक्स के ना इंजीनियरिंग है ना फिजिक्स है, और इंजीनियरिंग एक्चुअल में फिजिक्स और मैथ्स का ही कॉम्बिनेशन है। अब देखो m0/c² हो गया, v dv 1 - v²/c², 3/2। अब यहाँ पर तुम्हें एक स्टेप याद रखना है, बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। अब ये क्या करता है, जो m0 अपॉन √1 - v²/c² को अलग कर देता है। तो क्या बचा अभी बच्चों, बाकी टर्म क्या बची बताओ, m0 अपॉन √1 - v²/c² को अलग कर दिया। अब क्या बचेगी इस टर्म में पूरा, क्या बचेगा बच्चों बताओ। मैंने क्या कहा यहाँ से m0, v/dv हाँ v dv बाय c² इंटू c² 1 माइनस इंटू 1 - v²/c²। v² की पावर 3। 3 या 1, 1. 1 बचेगा ना। 1 हाँ 3/2 को हमने क्या लिखा, 1 + 1/2, यानी 1/2 तो मैं पहले ही क्या कर दिया, अलग कर दिया, ये अलग कर दिया 1/2, तो क्या बचा केवल 1। ठीक है बच्चों, कैसे ब्रेक करा मैंने इसे। अब मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि m0 अपॉन √1 - v²/c² हमारी देखी हुई टर्म है। क्या टर्म है,
एम बन किसको क्या जाएगा, बोलते हैं? एम बन एम। जाएगा। तो यहाँ बचा वी dv ओवर सी स्क्वायर 1 - v² ओवर सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर क्या बचेगा? एम वी dv सी अपॉन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। मैंने इस तरीके से करा, अलग करा, इसने दूसरा तरीका अपना, इसने एम नोट को क्या लिख दिया? एम इंटू 1 - v² और सी स्क्वायर की पावर हाफ। ये भी आसान है, क्योंकि पावर हाफ लिख के यहाँ से इसकी एक पावर क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई, तो नीचे केवल क्या बचेगा? 1 - v² ओवर सी स्क्वायर। भले ही तुम इस तरीके से करो जो मैंने बताया, या यहाँ पर है इससे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आसान है। जिससे तुम्हें समझ में आएगा तुम मुझसे कर सकते हो, ठीक है। ये भी आसान है, क्योंकि एम नॉट को हमने क्या लिखा? एम 1 - v² ओवर सी स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। वी dv होल अपॉन सी स्क्वायर 1 - v² ओवर सी स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक समझ आया सभी को? जी मेरे को सर। किसी को भी थोड़ा सा भी Yes, sir. डाउट हो मुझे बता देना, क्योंकि अभी तक हमने कोई बहुत नया काम नहीं करा, मैथमेटिक्स सॉल्व करी है। और मैंने तुम्हें बोला है कि यहाँ पर जो हम चीज कर रहे हैं, इसको हमें याद रखना है क्या हमने इस स्टेप में किया, ठीक है। ठीक हो गया? जी सर। चलो आगे बढ़ूँ मैं अब। इसलिए बहुत स्लोली करा रहा हूँ इस डेरिवेशन को, टाइम है हमारे पास और आराम से समझते हुए हमें ऐसे करना है। तो यहाँ तक का हमारा काम हो गया। एक्चुअल में हमारा एम क्या था? एम बी डी वी ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यहाँ से हमें एम बी डी वी की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि अभी जो इक्वेशन 2 हमने छोड़ी थी उसमें एम बी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम था। तो यहाँ जी से एम बी डी वी की वैल्यू क्या मिली हमें? सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, 1 और साथ में क्या होगा? डीएम। EM। डी एम, क्योंकि डी एम इक्वल टू था ना। जी सर। यानी एम बी डी वी की वैल्यू क्या मिली? सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू डी एम। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. ये देखो आगे मैं बढ़ाऊँ, अगर ये हमने सॉल्व करा, एम वी डी वी इक्वल टू कितना आ गया? सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू डी एम। ठीक हो गया? Yes, sir. ठीक हो गया। तो यहाँ से डी के इक्वल्स टू क्या मिला हमें? सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी एम, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी एम प्लस वी स्क्वायर डी एम। क्योंकि अगर हम जाएं जो इक्वेशन मैंने बताया था तुम्हें, इक्वेशन 2, ये देखो ये रखी है, डी के इक्वल्स टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। अगर मैं इसको यहाँ देखूं तो ये क्या था? एम वी डी वी प्लस वी Plus V स्क्वायर squared DM. इक्वल्स टू डी के, यही था ना। Yes, sir. तो हमने एम बी डी वी की जगह क्या रख दिया? सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू डी एम। तो यहाँ से हमें चीज दिखाई दे रही है कि वी स्क्वायर डी एम हमारे कैंसिल आउट हो गए, है ना। जी सर। कि जब हमने ब्रैकेट ओपन करा होगा तो ये टर्म क्या बनी होगी? सी स्क्वायर डी एम, ये टर्म बनी होगी माइनस वी स्क्वायर डी एम, और ये प्लस वी स्क्वायर डी एम। तो वी स्क्वायर डी एम आपस में क्या होगा? कैंसिल आउट। तो डी के की वैल्यू केवल क्या बची हमारे पास? सी स्क्वायर डी एम। तो अब हमें दिखाई दे रहा होगा हम धीरे धीरे कहाँ पहुंच रहे हैं? मास वेरिएशन फॉर्मूले की तरफ। हमने कहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा था? बहुत फिजिक्स की सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम से, कि एक पार्टिकल है उसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। और उसको सॉल्व करके हमने क्लासिकल फिजिक्स से स्टार्ट करके हमने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का मास वेरिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करा, और हम फाइनली कहाँ पहुंचे? रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। ये क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डी के क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कब? जब देयर इज अ स्मॉल चेंज इन मास, यानी जब डीएम मास में चेंज हो रहा है तो बहुत स्मॉल काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज होगा। क्या मास डीएम ही चेंज हुआ है? ये तो हमने क्या लिया कि बहुत स्मॉल चेंज के लिए। अगर मैं पूरी रेंज ले लूं, मैं बोलूं कि जब पार्टिकल रेस्ट में था उसका मास एम नॉट था, और जब वेलोसिटी वी अचीव हो गई तो इसका मास कितना हो गया? एम। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मुझे क्या करना चाहिए? सर डीएम इंटीग्रेट काइनेटिक एनर्जी में चेंज में डी के है, क्या करेंगे? इंटीग्रेट हाँ साफ यार हाँ इंटीग्रेशन निधि, निधि सिंगल इंटीग्रेट कर। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यही होता है ना।
यस जब सर। भी बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, डीएम डीएम डीएम, बहुत सारे डीएम होते चले जाएंगे, मैं क्या करूंगा, सबको इंटीग्रेट कर दूंगा। मैं ले लूंगा लोअर लिमिट कहाँ से थी, एम नॉट, और हायर लिमिट कहाँ गई, एम। और वेलोसिटी कहाँ थी, वी एम, आपका 0 से लेके हम वी तक यहाँ पहुंचे थे। ठीक है, सुनो से। तो अब देखो यहाँ पर, अब हमने क्या करा, दिस वॉज एक्चुअली, दिस इक्वेशन इंडिकेट्स द स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी when there is a small change in mass. Now we are taking the whole change, that is when the mass was m naught and the mass becomes m, then the total change in kinetic energy. And how we can get it, we have to integrate this equation. So now we are integrating this equation. तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से v जब पहुंचा होगा तब काइनेटिक एनर्जी में टोटल चेंज, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल k लिखना है यहाँ पर, क्योंकि हमें टोटल चेंज तो हमें राइट हैंड साइड से हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर सी स्क्वायर डी एम क्या है, व्हाट ऑफ इंटीग्रेशन है, हो जाएगा ये, यस सर, हो बच्चों? जाएगा। ये तो वही हो गया ना कि एक्स डी एक्स इस तरीके का होगा, लेकिन इसमें तो एक्स भी नहीं है, इसमें तो केवल क्या डी एक्स। ये वन है यहाँ पे। तो क्या बना, केवल एम डी एम बना होगा ना, यस सर। Yes, sir. और जो एम डी एम है उसकी लिमिट क्या थी, एम डी एम मीन्स ये हमारा होगा एम सी स्क्वायर, वेयर एम आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या एक्स हम बोलते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एम नॉट से लेके एम तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट into c square. So this is the change in kinetic energy. This is what we call relativistic kinetic energy. एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी निकालो, बच्चे क्या करते हैं, वो लगा के आ जाता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो अभी तक पढ़ के आए, हाफ एम वी स्क्वायर। जब भी रिलेटिविटी की बात आए आपको याद रखना है हमें क्या करना है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है k इक्वल्स टू m माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। अब जब आइंस्टाइन ने कहा कि ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, अब जब मास, जब आपकी बॉडी ने मूव ही नहीं करा और रेस्ट में थी, है ना, तो उसका क्या होगा, केवल रेस्ट मास होगा एम नॉट, मूविंग जो इसका ये मास है ये क्या होगा, ये हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो उसने बोला जो रेस्ट एनर्जी होती है जब पार्टिकल रेस्ट में है तो ये क्या होती है, एम नॉट सी स्क्वायर। जो रेस्ट एनर्जी है किससे डिफाइंड होती है, एम नॉट सी स्क्वायर से। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ना वर्ड यूज करके क्या करते हैं, यहाँ पर रेस्ट एनर्जी हमने यूज करना है। ठीक है जी तो सर। हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल हमें चाहिए, तो हमें पता है, मैं क्लासिकल में भी यही करते थे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हमने बोला रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोला, रेस्ट एनर्जी। रेस्ट एनर्जी। तो E इक्वल्स टू क्या बोला, K प्लस ई नॉट। तो K हम लेकर आ गए इक्वेशन 3 से, m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, और अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो उसके पास केवल क्या होगा, रेस्ट मास, तो रेस्ट मास m नॉट इंटू सी स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास जो डेरिवेशन है हमें मिल गया E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, एम नॉट सी स्क्वायर क्योंकि आपस में कैंसिल। इसका मतलब जो m आप पढ़ते हो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर में क्या है, रेस्ट मास होता है या रिलेटिविस्टिक मास होता है, सर रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास होता है बच्चों। ठीक है, ये कौन सा होता है, रिलेटिविस्टिक मास। एंड दिस इज द वेल नोन आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन अगर तुम देखोगे जो कल हमने पढ़ा था उससे काफी आसान जी है ना। सर। कल जो मास वेरिएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें इक्वेशंस बड़ी लेंदी बनी थी, बहुत बार हमें यस सर। कैलकुलेशंस करने पड़े थे और बहुत टर्म्स का ध्यान देना था। इधर बहुत आसान था उसके कंपैरिजन में। वो डेरिवेशन इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर वो डेरिवेशन हम नहीं करते फिर हम ये मास वेरिएशन में, क्योंकि हमें यूज करना था इस फॉर्मूले का, मास वेरिएशन फॉर्मूला का इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर में, तो हम इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर प्रूफ नहीं कर सकते। तो इसलिए जब हमने क्या करा, इस थ्योरी को पढ़ा तो हमने ये देखा कि मास वेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट है जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो हमारी जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी हमें मिलती है वो क्या आती है, इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो ये था आपका आइंस्टाइन का एनर्जी मास रिलेशन।
यानी जो सबसे फेमस इक्वेशन है वो आज तुमने पढ़ ली किस तरीके से डेराइव होती है। और इसकी इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आज की डेट में है, तो इसलिए कोई अगर ये कहे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जब हम बात करते हैं कि ये तो बहुत एक इमेजिनरी चीज हमें दिखाई दे रही है, इट्स इमेजिनरी टाइप ऑफ थ्योरी, तो अब वो कोई क्वेश्चन मार्क इस पर नहीं लगा सकता, क्योंकि इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर ने फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो क्लासिकल से कभी एक्सप्लेन नहीं हो पाई उन्हें अपना क्या करा, एक्सप्लेन करा। इसके बेस पे तो एटम बॉम्ब्स बन गए, है ना। इसके बेस पे न्यूक्लियर एनर्जीज की बात होती है, इसके बेस पे ही एटम्स की बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। तो इसका मतलब है जो E इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर है ये एक यूनिवर्सल इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक हो गया, ये सर डेरिवेशन तुम लोग कर लोगे। हाँ बताओ बेटा। सर रेस्ट एनर्जी पहले से डिराइव थी एम नॉट सी स्क्वायर। क्या कह रहे हो बेटा? सर जो रेस्ट एनर्जी है वो पहले से डिराइव थी एम नॉट सी स्क्वायर जो रेस्ट है। एनर्जी क्या है? अब आपका जब कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है ना, स्टेशनरी है, तो उसके पास केवल क्या होगा, रेस्ट मास ही तो होगा भाई। उसका मास क्या होगा, रेस्ट मास ही होगा। यहाँ पर ये क्या था, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन मास इनटू सी स्क्वायर। और जब वो रेस्ट में है तो उसके पास क्या होगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, उसको हमने बोला रेस्ट एनर्जी। तो उसकी जो रेस्ट आपका होगा वो कितना होगा, एम नॉट इनटू से क्या कर दिया, सी स्क्वायर। तो आइंस्टाइन ने इसके ऊपर भी वर्क करा था कि रेस्ट एनर्जी क्या वाकई इतनी होती है। तो उसने कई अपने जो थ्योरीज थी और अपने कैलकुलेशन जो करे, उसने बाद में ये चीज देखी कि रेस्ट एनर्जी एक्चुअल में एम नॉट सी स्क्वायर ही होती है, कि पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा। तो उसका मतलब क्या है कि वो रेस्ट में है। तो यानी ये जो चेंज इन मास था ये एक्चुअल में रेस्ट में जो मास होगा, ये अब रेस्ट एनर्जी के टर्म में हम इसे एम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर से, तो रेस्ट एनर्जी हमें मिल गई। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने अपने और भी बहुत सारे कैलकुलेशंस किए, अपने मैंने थ्योरीज के ऊपर वर्क करा, उसने फाइनली ये चीज बोली जो रेस्ट एनर्जी कितनी होती है, एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। जी सर। अब तो ये मान के चलो रिलेटिविटी लगभग लगभग तुम लोग का खत्म हो चुका है। अब बहुत दो छोटे से टॉपिक्स हैं, फटाफट से उनको हम डिस्कस करते हैं। वो बिल्कुल टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जो रिलेटिविटी का काम था हमारा, उसमें बहुत सारे डेरिवेशन हम देख चुके हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हमारे पास कलेक्ट हो चुके हैं, और हम आगे देखेंगे कि हर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हमें मिलने वाला है। तो वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स बहुत रहेगी इधर, क्योंकि जब हमने लेजर और फाइबर पढ़ी थी तो उसमें केवल 2 या 3 फॉर्मूले थे और बड़े आसान से न्यूमेरिकल थे। फिर हम आए क्वांटम में, क्वांटम में आके फॉर्मूले और डेरिवेशंस की रेंज बढ़ गई, और वहाँ पर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा था एज कम्पेयर टू आपका जो हमने आपका लेजर और फाइबर पढ़ी थी। अब हम आ रहे हैं रिलेटिविटी में, यहाँ वेरिएशन और ज़्यादा मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास चार, लगभग ये मान के चलो कि न्यूमेरिकल्स बहुत सारे मिलने वाले हैं। अभी आने वाले जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स हैं उन्हें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, अब ये क्या चीज है भाई, है ना। इसको देखते हैं। तो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये इक्वेशन तुम्हें पता है, जी पढ़ लिया हम लोगों ने। एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन, ये कैसे आया, क्योंकि m को मैंने क्या रख दिया यहाँ पर, एम नॉट अपॉन, ये 2 नंबर में आ जाता है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले कुछ टॉपिक्स इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। हमने m की वैल्यू क्या रख दी, एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी सी स्क्वायर। अब हमें पता है p, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये आ गया एम नॉट वी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये समझ जी में आया सर। यहाँ तक। यस सर। अब इसके बाद ध्यान देना आगे जो आने वाला है। ठीक है, तो यहां से P इंटू सी, अब देखो P इंटू सी यानी दोनों तरफ मैंने क्या करा, C से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे हो कहाँ गया ये जो इक्वेशन थी, P इक्वल्स टू एम बी दैट इज एम नॉट वी ओवर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। प्योर मैथमेटिक्स है यहाँ पर। इसमें मैंने क्या कर दिया, C से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो क्या बना, पी सी इक्वल्स टू
एम नॉट वी सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या आया, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये कहाँ होगा भाई हमने, ये कैसे करा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये जो इसको इक्वेशन है ना, और जो कौन सी आई है, इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 1 और क्या है, इक्वेशन 3, इनका स्क्वायर करके हमने क्या करा, आपस में डिवाइड कर दिया। समझे? जी सर। समझ में आया ये चीज, बताओ मुझे पहले। हमने क्या करा, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करा, ई स्क्वायर माइनस इक्वेशन 3 का स्क्वायर करा, तो क्या करा होगा, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में क्या रहा होगा, ई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, एम नॉट स्क्वायर एम सी स्क्वायर, तो हमने क्या करा, एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। और इसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या होगी, एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर होल अपॉन दिस मच, क्योंकि ये वैल्यू दोनों में कॉमन थी, तो न्यूमरेटर हमारे पास ये वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद क्या रहा होगा, बताओ? एम इस नॉट स्टेप के स्क्वायर बाद हमने क्या किया होगा, कॉमन ले लिया सब नीचे 1 मान और फ्री आ एम गया। नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 को हमने क्या ले लिया होगा, कॉमन। कॉमन ले लिया सर। एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ऊपर बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। हाँ, ये बन गया तुम्हारा अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो हमें क्या मिल गया, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर पी प्लस स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर इधर ले आए, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। तो बहुत ही आसान सा डेरिवेशन हमें मिल गया, है ना। यही है रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंट। अब देखो, किसी को इस ये थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, उसको मैं इससे आसान तरीका बताता हूँ कैसे ऐसे करोगे। बताऊं? बता दो सर। यस इसको सर, नोट यस कर सर। लेना तुम लोग, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर क्या लिखा हमने, E इक्वल्स टू हम जिसका एम सी स्क्वायर, और इसको हमने क्या लिख दिया, एम नॉट स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब P इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, एम वी, तो यहाँ यस से सर। V इक्वल्स टू क्या बनेगा, बाय हम P बाई एम। एम, यही तो बनेगा ना। जी सर। P इक्वल्स टू एम ई है, तो V इक्वल्स टू बी बाई एम, तो E इक्वल्स टू क्या बना, एम नॉट सी स्क्वायर बाय 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय अपॉन एम स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर। सी स्क्वायर P स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर। एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यही हो गया होगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, V की जगह क्या रख दिया मैंने, P अपॉन M, तो ये बन गया P स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मुझे एक चीज ध्यान करनी है कि एम सी स्क्वायर की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होती है, तो मैंने क्या करा, इधर भी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सी स्क्वायर से। ठीक है, तो क्या बना नया इक्वेशन, तो एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम सी अपॉन में स्क्वायर का होल स्क्वायर। एम सी स्क्वायर की पावर 2, होल यही बनेगा ना, यानी Yes, एम sir. स्क्वायर सी टू द पावर 4 हुआ होगा। अब एम सी स्क्वायर एक्चुअल में होता क्या है, सर ई ये होता है ना, तो ये क्या बनेगा, एम नॉट सी स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने इसे क्या करा, दूसरी तरफ मल्टीप्लीकेशन में लेके चला गया, तो इधर ध्यान से देखना, थोड़ा रफ सा हो जाएगा ये। तो ये क्या बना, E इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर क्या रहा, ई स्क्वायर, यही बना ना? Yes, sir. लेकिन इसके साथ पावर क्या, हाफ है, इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी टू दी एम नॉट सी स्क्वायर। हमें दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा, है E square into 1 minus square square E square 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 upon E square में क्या बनेगा, equal to पी स्क्वायर m सी not c square. ई स्क्वायर
इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी सी की की पावर पावर 4। सी की पावर 4। ई से अंदर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ई स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, पी पी स्क्वायर स्क्वायर सी स्क्वायर 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 अपॉन ई स्क्वायर रहेगा। नहीं अब तो हट ई जाएगा। स्क्वायर से तो ई ऊपर स्क्वायर जाएगा। कैंसिल आउट हो गया होगा, तो केवल क्या बचा होगा माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये क्या बचा, एम नॉट स्क्वायर सी टू नॉट द स्क्वायर पावर सी 4। पावर 4। बस क्या आ गया यहाँ से, ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, जो इक्वेशन अभी हम लेकर आए थे। जी सर। ठीक है, ये भी तरीका है, इसमें मैं दो दो इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है और बहुत जल्दी काम हो जाता है इससे। ठीक, बस इसमें हमने एक ही रिप्लेसमेंट जो हमें ध्यान रखना है कि v की जगह क्या रख दिया, p बाई m, और दूसरी याद रखनी है कि हमें पी नीचे स्क्वायर ई स्क्वायर बनाना था तो इसके मल्टीप्लाई स्क्वायर को डिवाइड बोले से मल्टीप्लाई करा, बाकी काम हमारा होता चला गया। ठीक है, तो जिसे जो मेथड समझ में आए वो उस मेथड से कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक हो गया, दोनों ही यस आसान सर। है। थोड़ा यहाँ पर इसलिए बच्चे परेशान होते हैं कि उन्हें लगता है कि बहुत बड़ी इक्वेशंस बनने वाली हैं स्क्वायर करके, क्योंकि कुछ क्या होता है बड़े महान होता है वो नीचे स्क्वायर रूट को खोल देते हैं, है ना, इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर हमें मिल जाता है। इससे भी कर सकते हो और जो मेथड मैंने अभी दूसरी बताई इससे भी कर सकते हो। तो ये जो अल्टीमेटली हमारा एम था, हमें लेकर आना था रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। ये कौन सा रिलेशन है, इट्स अ रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो, अब इसके बाद एक बच्चे ने पहले मुझसे पूछा था कि मासलेस पार्टिकल है ना, कि एम क्या होता है मासलेस पार्टिकल के लिए, उसका रेस्ट मास क्या होता है, जीरो, है ना। अगर हम बोल दे कि रेस्ट मास जीरो है, एम इक्वल्स टू एम नॉट वाले फॉर्मूले से, तो क्या होना चाहिए हमेशा, मूविंग मास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये तो आएगा ना। यस सर। यस सर। रेस्ट जीरो हो गया तो एम भी क्या हो जाना चाहिए, जीरो। लेकिन रेस्ट मास जीरो कहाँ से आता है, वो इसी फॉर्मूले से आता है, वापस इसी फॉर्मूले में उस वैल्यू को नहीं रखेंगे। कैसे आता है देखो, अब जो हमारे पास बात करें इसमें, चलो पहले मैं इसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ जो ये कह रहा है। तो मासलेस पार्टिकल क्या होता है, याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि जिनका रेस्ट मास क्या होता है, जीरो। क्या होता है, रेस्ट मास जीरो। क्लासिकल फिजिक्स में रेस्ट मास जैसी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसका मतलब रेस्ट मास जीरो वाला कोई पार्टिकल क्लासिकल फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, इट्स रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट, रेस्ट मास जीरो। क्लासिकल में रेस्ट मास कभी जीरो नहीं होते, हमने वहां इस तरीके की कोई टर्म पढ़ी नहीं है। ठीक है, वहां एग्जिस्ट नहीं करते। अब देखो हमने टोटल जो एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेटिविस्टिक रिलेशन लाए, हमारे पास ये है। अब जो रेस्ट मास है पार्टिकल का एम नॉट जीरो, तो उसका मोमेंटम क्या, यहाँ पर देखो एम नॉट जीरो हो गया तो ई इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास, ई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर पी पी स्क्वायर। पी यहाँ से ई स्क्वायर। इक्वल्स टू कितना आ गया, पी सी। तो इसलिए जब भी मासलेस पार्टिकल की बात आए तो आपको क्या याद रखना है कि जो उसकी एनर्जी है वो कितनी होती है, पी। मोमेंटम स्पीड ऑफ लाइट। मोमेंटम टू स्पीड ऑफ मोमेंटम, लाइट। हाँ इसकी एनर्जी मोमेंटम इनटू वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो P इक्वल्स टू क्या है, E बाई सी, क्योंकि इस फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल हमारे पास बनता है। और दूसरा, अगर मासलेस पार्टिकल कहाँ से आया, अगर हम बात करें फोटोन की, फोटोन की वेलोसिटी क्या होती है, V इक्वल्स टू सी, यही होती है ना। फोटोन एक्चुअल में है क्या, लाइट ही तो है, और लाइट की यस स्पीड क्या है, सर। सी। तो जब हमने इस फॉर्मूले में लिखा एम नॉट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो V की वैल्यू क्या रख दी, सी। सी। तो ये नीचे टर्म क्या बनी, वन माइनस वन, और ये क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब जो रेस्ट जीरो। मास का कॉन्सेप्ट आया था वो मास वेरिएशन फॉर्मूले से ही आया था भाई। कहाँ से आया वो, मास मास वेरिएशन फॉर्मूले से आया। यानी जो फोटॉन्स हैं, अगर तुमसे कहा जाए कि जो रेस्ट, प्रूव दैट द पार्टिकल विथ रेस्ट मास जीरो ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, फिर क्या करोगे। अगर ये आता है 2 नंबर में आएगा, शो दैट द पार्टिकल विद जीरो रेस्ट मास ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, हमने कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पर क्या कर देना है, एम नॉट इक्वल्स टू एम स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। भाई रेस्ट मास जीरो है तो इसका मतलब एम नॉट क्या हो गया, जीरो। तो जीरो इक्वल्स टू एम स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। और यहाँ से क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, कितना आ गया, जीरो।
जी सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - v² / c² = 0 और v² / c² = 1। 0। तो v = क्या आ गया, c आ गया। समझ में आया। यस या सर। कहे कि जो फोटोन है उनका रेस्ट मास 0 होता है, प्रूफ करो, तो ये वाला हम प्रूफ कर देंगे डेरिवेशन। और कहे कि नहीं, प्रूव दैट द रेस्ट मास 0 पार्टिकल ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, तब हम इसे प्रूफ कर देंगे। आसान है, एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्रीज है। समझ में आया। यस सर। तो ये था रेस्ट मास का कॉन्सेप्ट। और जो फॉर्मूला हमें याद रखना है कि जो रेस्ट मास 0 वाले पार्टिकल होता है उसका मोमेंटम p कितना होता है, p × c। तो इसे भी उन लोग को याद करने की जरूरत नहीं जिन्हें ये फॉर्मूला याद हो जाए कि E² क्या होता है, p²c², क्योंकि ज्यादा जनरल फॉर्मूला है, इंटू प्लस m0² c⁴। ठीक हो गया। यस सर। चलो भाई, अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ क्विज। इसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ पर हमारी जो रिलेटिविटी है ये हो गई बेटा खत्म। ठीक है, रिलेटिविटी का चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल खत्म हो गया। अब बात चलेगी न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में आने से पहले मैं तुम्हें क्विज देने वाला हूँ। तो क्विज में तुम लोग पहुंचोगे, उसके बाद 2 छोटे से न्यूमेरिकल है, अभी हम छोटा ही था उनको। सर चैप्टर, तो हाँ बेटा, छोटा ही था चैप्टर। छोटा ही था। जी सर। चैप्टर छोटा था, हाँ, डेरिवेशन। डेरिवेशंस अच्छे हैं जब एक साथ पढ़ोगे, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, धीरे धीरे आराम से, है ना। तो यस पहले सर। हमें अभी अभी न्यूमेरिकल पार्ट देखना है, इसमें काफी सारा न्यूमेरिकल पार्ट है, तब जाके तुम्हें लगेगा हाँ अब लेंथी है। ठीक, आसान है, बढ़िया चैप्टर है। देखो, जिसको रिलेटिविटी में इंटरेस्ट आता है ना उसके लिए चैप्टर बहुत ही आसान है, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है उसे, एक एक कॉन्सेप्ट बड़ा मजा आता है पढ़ने में। क्योंकि वाकई ये बहुत अच्छी चीज है। इससे रिलेटेड अगर तुम वीडियोस सर्च करोगे यूट्यूब में या थ्योरीज देखोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता चला जाएगा। और जिसने शुरू के लेक्चर स्किप कर दिए या वो बीच से पढ़ना स्टार्ट करे या जिसका इंटरेस्ट रिलेटिविटी में ना हो, फिर उसके लिए चैप्टर भी उतना ही खतरनाक हो जाता है। तो नॉर्मली बच्चे इसमें लोग कर लेते हैं इस चैप्टर को, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो जिन्हें पसंद नहीं आता उनके पास अल्टरनेटिव्स हैं दूसरे चैप्टर्स में जो और अच्छी तैयारी करें। लेकिन ये ऐसा चैप्टर है, रिलेटिविटी फर्स्ट यूनिट है तुम लोग के, तो ये अच्छी होनी हर किसी के लिए जरूरी है। इस पे अपनी कमांड अच्छी रखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में बच्चा इसी यूनिट से अटेम्प्ट कर पाता है। ठीक है, तो अब तुम लोग आओ अपनी स्ट्रीम लाइन में, मैं तुम्हें अब क्विज दे रहा हूँ। चलो, क्विज देने से पहले मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें न्यूमेरिकल्स जो 2 हैं उन्हें पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। जी सर। उसके बाद हम क्विज में आएंगे। ओके चलो, मैं सर। दोबारा से, स्क्रीन मेरी चले गई होगी आई थिंक, है ना। यस सर। 1 मिनट रुको। स्क्रीन दोबारा से रिप्रेजेंट करूँ मैं अपनी। अब देखो, जो हमने पहला आई स्क्रीन, नहीं आई, अभी नहीं आई। अभी नहीं अभी है। नहीं आई। नो सर। अब आ आ गए। गई सर। ओके, अब आ गई सर। अब देखो, जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, हम पहुंच गए माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट विल बी द फ्रिंज शिफ्ट अकॉर्डिंग टू द ईथर थ्योरी इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट if the effective path length of each path is 7 meter and the light has 7000 angstrom wavelength, the velocity of earth is 3 into 10 power 4 meter per second। क्या करोगे इसमें बताओ। सर याद है 12 किसी को स्क्वायर फॉर्मूला। V² / c², हाँ, मैंने शायद कहा वो था वाला फॉर्मूला फॉर्मूला तुम्हें है। याद रखना है। एल वी ठीक है, स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा। एक मिनट ना बच्चों, क्या फॉर्मूला था टोटल फ्रिंज शिफ्ट का। 12 दैट V² ट्वेल्व वी / स्क्वायर अपॉन सी c² स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा। c² लैम्डा। तो बस एल हमें कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। 7 मीटर। लैम्डा कितना दिया हुआ है, 7000 7000। एंगस्ट्रॉम। वी भी हमें गिवन है और सी यस सर। हमें पता है। यानी 3 जो 10⁻⁸। वेरिएबल्स थे वो हमें पता है और सी दिए हुए हैं, और जो सी भी है वो हमें पता है। तो फटाफट से वैल्यू कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से मुझे बताओ एन की क्या आ रही है। ठीक है, 1 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक तुम लोग सॉल्व करो और मुझे आंसर चैट बॉक्स में लिख लो या बताओगे। अभी मैं 2 मिनट में आता हूँ वापस।
अंकुश भाई आंसर गलत है, स्क्वायर है नीचे से, स्क्वायर है। हाँ गलत। हाँ बच्चों आया आया किसी का आंसर? सर एक आई मेरी आवाज? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आया किसी का आंसर आया? सर पॉइंट 2 आ रहा है क्या? पॉइंट टू वन। पॉइंट टू। टू किसी का आया? और पॉइंट टू यस सर मेरा है। यस सर मेरे। बहुत आसान सा कैलकुलेशन है इसमें तो कुछ करना ही नहीं, सीधे आंसर देखो। एल के साथ 7 है, लेमडा के साथ 7, 7 से 7 कैंसिल हो रहा होगा, है ना? आपका 3 × 10⁴ इधर है, 3 × 10⁸ इधर है, 3 से 3 भी कैंसिल, तो पॉइंट टू आ जाना है। तो आ गया सभी का? यस सर। यस सर। ठीक है, पॉइंट टू है इसका आंसर। ये देखो इसमें कुछ था ही नहीं, देखो 3 से 3 कट गया इधर, 7 से 7 कट गया, तो कल 2 ही बच रहा है, बाकी हम पावर्स को सॉल्व कर लेंगे। जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको तो स्क्रीनशॉट तुम लोग लो और मुझे करके बताओ क्या आंसर तुम्हारा आने वाला है। मैं नहीं बताऊंगा इसमें क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ठीक है? और मुझे आंसर बताना। मैं तब तक तुम लोग की क्या ले रहा हूँ, अटेंडेंस, मुझे क्योंकि स्क्रीन से यहाँ से हटना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं से स्लाइड से हट रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी तुम्हारी अटेंडेंस पे पहुंचना है, और बाकी लोग इसे सॉल्व करो, फिर मुझे बताना क्या तुम लोग का आंसर आ रहा है। सर 0.4। चलो अभी देखता भी निकाल के रख लो, उसके बाद देखेंगे, ठीक है? चलो मुझे अब अटेंडेंस बताओगे, आज कितनी हो गई डेट? 18। जय प्रताप। यस सर। अजय कल कल के लेक्चर में था प्रेजेंट? मुझे बता देना कल का भी, ठीक है? मैंने सेव तो किया, कहाँ पर है मुझे मिल नहीं रहा, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर है तुम्हारा अंजलि। अंजलि प्रेजेंट? अंजलि की आवाज नहीं आ रही है। प्रेजेंट सर। और अंकित? यस सर। अंकित कल था? यस सर। चलो उसके बाद है अंकुश। प्रेजेंट सर। उसके बाद अंशुल, अंशुल ठाकुर नहीं, एब्सेंट। देन आर्यन, आर्यन ये भी एब्सेंट। आशीष चौहान, प्रेजेंट सर। आयुष गोयल, सर कल भी प्रेजेंट था। प्रेजेंट सर। चलो मुझे मिल जाएगी अटेंडेंस, है ना? मैं देख ठीक है लूंगा, सर। मेरे पास है वो। ओके सर।
मुझे एक्चुअली लग रहा था कहीं दूसरी इसमें सेव कर रखी है मैंने। ठीक, इसके बाद है तुम्हारा ईशी, प्रेजेंट सर। लक्ष्य, प्रेजेंट सर। मुकुल, मुकुल एब्सेंट। यस सर। यस सर। प्रेजेंट है मुकुल? यस सर। निधि, प्रेजेंट सर। निखिल, प्रेजेंट सर। निखिल आ गया? ठीक है आ चल गया निखिल सर। आ गया। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करो भाई निखिल अब। ठीक है, बहुत ठीक है दिनों से सर। गायब है। ओमकार, प्रेजेंट सर। ओके। पीयूष, पीयूष एब्सेंट। पृथ्वी, पृथ्वी एब्सेंट। रिदम, रिदम भी है, रिदम तो प्रेजेंट है। रिदम बेटा माइक्रोफोन तो ठीक करवा लो इसका, कैसे चलेगा वाई आवाज वगैरह कभी हुए तो। रिधि, प्रेजेंट सर। सत्यम, सत्यम, ये सत्यम आता है क्लास में, एब्सेंट ही रहता है अधिकतर ये। शशांक, शशांक वर्मा, प्रेजेंट सर। शशांक तो भी भाई रेगुलर नहीं है, ठीक है, कुछ लोग मुझे ज्यादा इरेगुलर दिखते हैं। उसके बाद है श्रेष्ठा, यस सर। श्रेया, प्रेजेंट सर। सिद्धार्थ, प्रेजेंट है, सर। ठीक है। यस सर। तुषार, तुषार प्रेजेंट। तुषार गोयल नहीं है तो सही तुषार। चैट बॉक्स में लिखा अगर तुषार आवाज नहीं आ रही। तुषार साहू, प्रेजेंट सर। ठीक है। विक्रांत, प्रेजेंट सर। ठीक है चलो, सर आंसर आ गया। आंसर आ गया, ठीक है। सर कितना आया? तुषार प्रेजेंट। सर 0.196। सर तुषार कौन की प्रेजेंट फुल बोल नेम रहा था है। अभी? तुषार गोयल, ठीक है बेटे, कर दिया। यस सर। अच्छा, मेरी तो स्क्रीन प्रेजेंट में ही चल रही थी, मैंने दो कर दिया। रुको एक मिनट। सर। हाँ, सर आपने मेरी लगा दी अंशुल ठाकुर। अंशुल ठाकुर, जी एक सर। मिनट रुक, चेक करने दे मुझे। अंशुल कहाँ से आया तू अभी? सर मैं पहले से ही हूँ, मेरा बीच में लेफ्ट हो गया था, मैंने मैसेज भी करा था चैट बॉक्स में। हाँ अच्छा चल ठीक है, लगा दी प्रेजेंट। थैंक चलो यू अब सर। मैं दोबारा से अपनी स्लाइड में जा रहा हूँ। तो आंसर आ गया, कितना आया? 0.196। यस सर, यही आ रहा है। यही आया? कुछ कैसे ज्यादा आया, दुगना? नो सर, कैलकुलेटर से करा था, यही आया है। कुछ लोगों ने फॉर्मूला मुझे लग रहा है किसी का और इससे अलग आया। 2.2 के नो आसपास आया, सर। नहीं 0.4 आया होगा कुछ का। सर सर वो तो पॉइंट तब वन आता अगर नाइन। 90 ना होता। 90 इसमें हाँ, अगर हम टू मतलब लगा 90 दें। रोटेट नहीं हो रहा, मैंने बहुत तो बार इसमें 2 फोकस मल्टीप्लाई करके नहीं बताया होगा। था। मैंने कहा यस न्यूमेरिकल सर। में अगर वो बोल दे 90 डिग्री रोटेट नहीं करा है, देखो सुन वाज नॉट रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, तो हम केवल फॉर्मूला कौन सा लेंगे? LV स्क्वायर ओवर C स्क्वायर लैम्डा। और अगर कुछ रोटेशन की बात नहीं कर रहा है तो हम फिर करते थे 2LV स्क्वायर ओवर, जो इससे पहले वाले फॉर्मूले में हमने करा था, है ना। अगर जी। हम पहले वाले जो हमारे पास क्वेश्चन था न्यूमेरिकल 1 में, इसने देखो व्हाट विल द फ्रिंज शिफ्ट अकॉर्डिंग टू ईथर थ्योरी ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, कहीं पर इसने एंगल की बात करी? इसने एंगल की बात करी नहीं, इसका मतलब टोटल फ्रिंज शिफ्ट की बात कर रहा है। अगर ये स्पेसिफिकली बोल दे कि 90 डिग्री रोटेट नहीं करा है, जहां इसने क्लियरली कह दिया कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाज नॉट रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, तो हमें याद रखना है कितना है, इट्स 30 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक हो गया बच्चों? तो ये हमारे न्यूमेरिकल थे। इसी तरीके से ये ऐसे ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। 4-5 न्यूमेरिकल तुम्हें मिलेंगे। एस के गुप्ता बुक अगर तुम्हें मिल जाए लाइब्रेरी से तो उसे ले लेना, ठीक है। और अगर किसी के पास है तो उसके न्यूमेरिकल पार्ट की फोटो तुम लोग सेंड कर सकते हो एक दूसरे को, ठीक है। तो तुम उन न्यूमेरिकल्स को कर लो, अच्छी बुक है तो अपना लाइब्रेरी से ले लो, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के लिए भी अच्छा रहता है उससे। तुम्हें मिल जाए तो बहुत बढ़िया, बाकी और भी बुक्स हैं जो बढ़िया हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में फिलहाल एस के गुप्ता सबसे ज़्यादा अवेलेबल तुम्हें मिलेगी। एस एल गुप्ता की भी एक अच्छी बुक आती है, ठीक है। श्रीवास्तव बुक भी तुम्हें मिली है, लेकिन अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप किस पे जाओगे? एस के गुप्ता पे, ठीक। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके सर कोई बाद क्विज मैं अभी दे रहा हूँ, और फिर हम इसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट हमारा स्टार्ट हो चुका, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट हमें आज तक हमने अपना खत्म कर लिया। ठीक हो गया? चलो, एक डायग्राम तुम्हें दिख रहा होगा बड़ा बढ़िया से, है ना।
ये मैंने स्पेशली डाला है इसमें। देखो इसमें एक फ्यूचर लाइट कौन है, दूसरा पास्ट लाइट कौन है, और हम इसके बीच में कहीं हैं। और ये सारा का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। तो ये क्या चीज है, ये बहुत डिटेल अपना आप तुम लोग। तो जो आपने पिक्चर बताई थी इंटरस्टेलर, उसमें मुझे टाइम का कुछ ज्यादा तो दिखा नहीं, आप बताना जरा क्या था। टाइम था, हाँ बढ़िया तो जब मूवी थी सर। मूवी देखेगा डिटेल ये तो में, सर क्योंकि अच्छी थी वो। 3.5 घंटे की मूवी है वो, है सर ना। बढ़िया उसमें मूवी थी, मैं बहुत तो पूरी डिटेल देखी। मूवी है। देखा तुमने उसमें बड़ी, उसमें मैथ्स भी बड़ी जबरदस्त यूज हुई है, ठीक है। यस सर। अभी तुम तो पढ़ोगे वैसे लास्ट तो में अच्छी थी, घड़ी अटक इंटरेस्टिंग जाती थी है वो। तो। सिंगुलैरिटी की बात करी होगी उसमें, सिंगुलैरिटी वगैरह जब तुम कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे ना, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, तब तुम्हें समझ में आएगा सिंगुलैरिटी क्या, और कई डायमेंशंस की बात उसमें वो क्वांटम करता है। रिदम में फंस जाता है। हाँ ठीक है। तो उसमें देखना, उसे दोबारा देखना, तभी तो समझ आई। मैं बता दूंगा तो फिर फायदा क्या है। ये तो मैं चीज तो समझ मेरे गया, तो आ गए सर। रिलेटिविटी पढ़ चुके हो ना तुम लोग, ठीक हो गया। अभी एक और मेरे ख्याल से एक मूवी आई है, मैं अभी उसे देखना चाह रहा हूँ, देख नहीं पाया हूँ मैं। टेनेट करके, टीनेट है क्या मूवी का नाम है, सर टेनेट। टेनेट है शायद। हाँ टेनेट, वो भी कुछ इसी इंटरस्टेलर। तरीके की मूवी है ना, टाइम के पे बेस्ड है। तो मुझे देखना, उसके प्रोमोज बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया वो मूवी इस टाइम पे चल रही है। तो वो भी एक्चुअल में इसलिए देखना है क्योंकि वो जो हमारे ये कॉन्सेप्ट्स हैं इनसे रिलेटेड है। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं इनके प्रैक्टिकल मतलब वो दिखाते हैं एप्लीकेशन किस तरीके से हो सकती है। तो अब यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन हटा रहा हूँ। अब मैं तुम लोग को क्विजेस असाइन कर रहा हूँ, तो अपने क्विजेस तुम लोग अटेम्प्ट करोगे, और इस मैं तुम्हें अभी स्लाइड भेज दूंगा। और जो भी तुम्हें अगर लेक्चर्स देखना है, अभी मैं आज के 2 लेक्चर, कल का और आज का, इसे फिर से यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। बाकी जो थ्योरी वाले पूरे हमारे हो जाएंगे कंप्लीट, जो लेक्चर्स हैं। न्यूमेरिकल तो तुम लोग कर भी सकते हो, तो न्यूमेरिकल वाले जब होंगे उसको फर्दर मैं आगे अपलोड करूँगा। तो अब तुम लोग अपनी स्ट्रीम लाइन में पहुँचो। तो तुम्हारी स्ट्रीम लाइन में अब मैं क्विजेस भेज रहा हूँ। पहले क्विज 1 से स्टार्ट करना, ठीक है। सबसे पहले क्विज 1 का टाइम खत्म होगा। ठीक है बच्चों, तुम्हारे स्ट्रीम लाइन में आ गए होंगे चारों क्विज, है ना। उन्हें अटेम्प्ट करो, टाइम ड्यूरेशन उनमें क्योंकि पड़ी हुई है। तो अब हम इसके बाद मिलेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर मेरे ख्याल से लंच के बाद हम लोग का, है ना बच्चों। आ रही मेरी आवाज। हाँ यस सर। स्टूडेंट्स, चलो यस तो सर। छोड़ सकते हो क्लासरूम को, है ना, और जी सर। अटेम्प्ट कर लेना, ठीक। अब मिलेंगे लंच के बाद। चलो ओके, यू कैन लीव थैंक नाउ। यू सर। ओके टेक केयर।